एक ऐसी जगह है जहां जाने वाले लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं और जब सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक परिवार नए घर में शिफ्ट होता है, लेकिन ये घर पहले से किसी और का है। एली जैसे ही अंदर आती है वो दीवार पर ऐसे पेंटिंग्स देखती है जो किसी ने बनाए नहीं बल्कि छोड़े हैं। उसकी माँ कीरा कहती है कि ये सब पहले से ही यहाँ था और जल्दी हटा दिया जाएगा। घर देखते वक्त एली को एक हिडन डोर दिखता है, हॉलवे के बीच में छुपा हुआ। उसके फादर बताते हैं ये बेसमेंट का एंट्रेंस है। क्यूरोसिटी में सब अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा और गंदगी होती है। कुछ खास नहीं मिलता तो सब वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही एली बाहर निकलने वाली होती है, दरवाजा अचानक खुद से बंद हो जाता है। उसके फादर जोर लगाते हैं, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। अंदर फंसी एली घबरा जाती है और उसे महसूस होता है जैसे कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही हो। तभी कीरा को चाबी मिल जाती है और दरवाजा खोल दिया जाता है। बाहर आते ही एली गुस्से में चली जाती है। उसे लगता है ये सब प्रैंक था। कुछ देर बाद कीरा उसे बोलती है आज रात उसे अपने छोटे भाई स्टीवन का ध्यान रखना होगा क्योंकि उन्हें बाहर जाना है। एली मजबूरी में मान जाती है। रात होती है। एली फोन पर बात कर रही होती है, तभी उसके पीछे का दरवाजा धीरे से खुलता है। एक मॉन्स्टर सामने आता है, लेकिन वो स्टीवन होता है, मास्क पहनकर। एली उसे डांटती है और पूछती है मास्क कहाँ से मिला। स्टीवन कहता है बेसमेंट में मिला। वहीं उन्हें एक पुराना ऑडियो डिवाइस मिलता है। एली क्यूरियोसिटी में उसे चला देती है और उसमें से एक अजीब आवाज आती है जैसे कोई अननोन मंत्र बोल रहा हो। एली उसे बंद कर देती है। उसे सब बकवास लगता है। थोड़ी देर बाद स्टीवन सो जाता है और एली अकेली टीवी देख रही होती है। तभी घर की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती हैं। टीवी बंद हो जाता है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। डर कर एली अपनी माँ को कॉल करती है। कीरा कहती है शायद फ्यूज उड़ गया है और उसे बेसमेंट में चेक करना होगा। एली पहले मना करती है, लेकिन स्टीवन के लिए वो मान जाती है। माँ उसे फोन पर साथ रहकर हिम्मत देती है और कहती है स्टेप्स काउंट करते हुए नीचे जाओ। एली धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो लास्ट स्टेप के पास पहुँचती है कुछ गलत हो जाता है। कीरा को लगता है एली नीचे पहुंच गई है, लेकिन फोन पर एली की आवाज अब भी स्टेप्स काउंट कर रही होती है जैसे वो वहाँ है ही नहीं। और उसी पल एली गायब हो जाती है। कीरा घबरा जाती है और तुरंत घर वापस आती है। वो सीधा बेसमेंट में जाकर एली को ढूंढने लगती है, लेकिन एली वहाँ नहीं होती। मजबूरन वो पुलिस को कॉल करती है और कुछ ही देर में पुलिस घर पर आ जाती है। सब लोग आसपास के जंगल में एली को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। तब कीरा समझ जाती है कि पुलिस से कुछ नहीं होने वाला। वो कहती है मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढूंगी। इसके बाद कीरा पूरे शहर में एली के मिसिंग पोस्टर्स लगा देती है। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। कीरा तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन पुलिस बताती है कि उन्हें अभी तक एली का कोई सुराग नहीं मिला। निराश होकर कीरा घर वापस आ जाती है। तभी उसका बेटा स्टीवन उसे बताता है कि एली ने कुछ अजीब रिकॉर्डिंग सुनी थी। ये सुनते ही कीरा खुद एली का अकाउंट चेक करती है। एक फोटो में उसे एक अजीब सिंबल दिखाई देता है और तब कीरा को लगता है कि इस सब के पीछे कुछ और ही सच छुपा है। वो तुरंत एक यूवी लाइट उठाती है और सीधा बेसमेंट की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो नीचे उतरती है उसे हर स्टेप पर अजीब सिंबल्स लिखे दिखते हैं और लास्ट स्टेप पर एक स्ट्रेंज सी इक्वेशन बनी होती है। कीरा को सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वो यूवी लाइट से दीवार चेक करती है तो पूरी वॉल पर अजीब पैटर्न्स बने होते हैं। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेटर टीम घर पर आकर उन पैटर्न्स को चेक करती है तो वो बताते हैं कि ये कोई आम डिजाइन्स नहीं है, बल्कि कुछ अजीब सिंबल्स हैं। जब पुलिस वाले इस घर की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं तो कीरा का पति ब्रायन उन्हें बताता है कि उन्होंने ये घर एक नीलामी में खरीदा था। इसका असली मालिक एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन और स्कॉलर था, जिसकी मौत के बाद उसकी बेटी ने ये घर उन्हें बेच दिया था। फिलहाल वहां कोई ठोस सबूत ना मिलने पर पुलिस इन्वेस्टिगेटर टीम वहां से चली जाती है। लेकिन अगले दिन जब ब्रायन सुबह उठता है तो वो देखता है कि कीरा बेड पर नहीं है। वो जब बाहर जाकर देखता है तो कीरा सेलर के दरवाजे को एक टकटकी लगाए घूर रही थी। दरवाजे पर अब वही अजीब सिंबल्स बन चुके थे जो हर पल बदलते हुए लग रहे थे। कीरा वो सारी इक्वेशंस अपने पति ब्रायन को दिखाती है और कहती है कि एली का गायब होना इसी सेलर और इन सिंबल से जुड़ा हुआ है। लेकिन ब्रायन अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि एली बस गुस्से में कहीं भाग गई है। कीरा बिना वक्त गवाए उस ऑक्शन हाउस को फोन करती है और पुराने मालिक के बारे में पता करती है। उसे पता चलता है कि वो पुराना मालिक कोई आम स्कॉलर नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज और पैटर्न्स पर रिसर्च कर रहा था जो इस दुनिया के नहीं है। कीरा इन सारे अजीब सिंबल्स को लेकर खुद अपनी उस कलीग लड़की के पास जाती है ताकि वो चेक कर सके कि ये कौन सी भाषा या फॉन्ट है। जैसे ही कीरा वहां से निकलने वाली होती है उसकी कलीग उसे रुकने को कहती है और पास बुलाती है। वो बताती है कि ये कोई आम फॉन्ट नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुरानी हिब्रू स्क्रिप्ट है। वो समझाती है कि इन अलग अलग सिंबल्स का अकेले में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर पढ़ा जाता है तो ये एक भयानक समुद्री राक्षस और शैतान लवायथन का नाम बनता है।
घर लौटकर कीरा तुरंत इंटरनेट पर इस शैतानी क्रीचर के बारे में पढ़ने लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि इसका उनके घर से क्या लेना देना है। तभी उसकी नज़र पास ही रखी उस पुरानी ग्रामोफोन पर पड़ती है। जैसे ही कीरा उस मशीन को ऑन करती है, घर के अंदर अचानक अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। स्टीवन के कमरे में रखा पुराना खिलौना अपने आप चलने लगता है और लिविंग रूम के कैबिनेट्स के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं। और जैसे ही उस मशीन से वही अजीब गिनती शुरू होती है, तभी छोटा बेटा स्टीवन जैसे किसी शैतानी ताकत के कब्जे में आ जाता है। वो बिना होश के अचानक उठता है और उन खुलने बंद होने वाले कैबिनेट्स की तरफ खिंचा चला जाता है। तभी कीरा सही वक्त पर पहुंचकर स्टीवन को पकड़ लेती है, वरना उसके साथ भी वही होता जो एली के साथ हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि स्टीवन को होश आने पर याद ही नहीं था कि वो क्या कर रहा था। उस कमरे से बाहर निकलते वक्त कीरा की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। वो तस्वीर इस घर के पहले मालिक उस स्कॉलर की थी, जो फोटो में एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय इशारा कर रहा था। कीरा कंप्यूटर पर उस स्कॉलर की कुंडली निकालने लगती है। कीरा अभी कंप्यूटर पर उस स्कॉलर के काले कारनामों के बारे में पढ़ ही रही थी कि तभी अचानक वही ठंडी हवा पूरे घर में चलने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे एली के गायब होने के वक्त चली थी। पूरे घर की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगते हैं और अंधेरा छा जाता है। पावर कट होते ही कीरा को अचानक अपने बेटे स्टीवन के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा करते हुए नीचे भागती है और देखती है कि स्टीवन उसी सेलर के अंदर बंद हो चुका है। हर बार की तरह दरवाजा लॉक था और चाबी गायब थी। कीरा बुरी तरह घबरा जाती है और दरवाजे के छोटे से छेद से अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है, अंदर से एक भयानक काली आंख अचानक उसके सामने आ जाती है, जो उसे अंदर से घूर रही थी। कीरा डर के मारे पीछे हट जाती है। तभी स्टीवन पीछे से आ जाता है। अभी कीरा और स्टीवन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सेलर का दरवाजा अपने आप खुल गया और पूरे घर की लाइट्स भी वापस आ गई। कीरा जैसे ही सेलर के अंदर जाती है, वो नोटिस करती है कि की अभी भी डोर पर लटकी हुई है। वो की को वहीं रहने देती है और अकेली नीचे चली जाती है, लेकिन अंदर का सीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सेलर की सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जैसे ही वो नीचे उतरने लगती है, पीछे का डोर अचानक अपने आप बंद हो जाता है। कीरा जल्दी से डोर खोलने की कोशिश करती है, तभी उसके पास से एक डार्क शैडो गुजरती है। वो उस शैडो को देखने के लिए मुड़ती है, लेकिन जल्दी में उसका फोन नीचे सेलर में गिर जाता है और उसके तुरंत बाद नीचे से फुटस्टेप्स की आवाज आने लगती है। ऑनेस्टली इस घर का एटमॉस्फेयर शुरू से ही काफी क्रीपी लग रहा था। कीरा पैनिक में स्टीवन को चिल्लाकर बोलती है कि की लेकर डोर खोलो, लेकिन स्टीवन छोटा होने की वजह से की तक पहुंच ही नहीं पाता। तभी सही वक्त पर ब्रायन वहां आ जाता है और सेलर का डोर खोल देता है। बाहर आने के बाद कीरा उससे बताती है कि सेलर के अंदर डेफिनेटली कोई था। वो अपने फोन के बारे में भी बताती है, लेकिन ब्रायन को उसकी बात पर ज्यादा यकीन नहीं होता, इसीलिए वो खुद अकेला सेलर में फोन ढूंढने चला जाता है। नीचे उसे फोन तो नहीं मिलता, लेकिन बालों का एक अजीब सा गुच्छा जरूर मिलता है और जैसे ही वो उसे ध्यान से देखता है, एक डार्क शैडो उसके पास से फ्लैश होती है। लेकिन ब्रायन को लगता है शायद उसने गलत देख लिया हो, इसलिए वो चुपचाप वापस आ जाता है। अगले दिन कीरा उन मिस्टीरियस सिंबल्स की फोटो लेकर एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर के पास जाती है। प्रोफेसर सिंबल्स देखते ही पूछता है कि ये घर पहले किसका था। जब कीरा उससे प्रीवियस ओनर जॉन का नाम बताती है, तो प्रोफेसर शॉक हो जाता है। पता चलता है कि जॉन भी एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर था, लेकिन अपने बेटे की बीमारी के बाद वो अचानक गायब हो गया था। सिंबल्स को देखकर प्रोफेसर को लगता है कि ये नॉर्मल इक्वेशंस नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ये किसी दूसरी डायमेंशन या किसी डार्क फोर्स से कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। प्रोफेसर कीरा को घर जाकर वेट करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, लेकिन कीरा के जाते ही कॉल करता है। वो बताता है कि ये इक्वेशंस एक्चुअली एक इनकम्प्लीट स्पेल है और उसके कलीग को भी एग्जैक्टली सेम सिंबल्स एक दूसरे घर में मिले थे, जहां रहने वाली पूरी फैमिली बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गई थी। ये सुनकर कीरा और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके घर में भी ऑलमोस्ट वही सब हो रहा था। वो ब्रायन को सिंबल्स और प्रोफेसर की बात बताती है, लेकिन ब्रायन अभी भी इसे सीरियसली नहीं लेता। उसको लगता है कि ये सब बस वॉल डेकोरेशन है, इसलिए कीरा उसे सेलर में ले जाकर वो इक्वेशंस दिखाती है। लेकिन ब्रायन को लगता है कीरा अपनी डॉटर एली के मिसिंग होने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गई है, और फिर वो गुस्से में आकर हैमर से उन सिंबल्स पर हिट कर देता है। लेकिन शॉकिंगली वॉल से मेटालिक साउंड आती है, जैसे अंदर कोई मशीन छुपी हो, और उसी वक्त घर की मशीन्स अपने आप ऑन होने लगती हैं। स्टीवन अपने रूम में गेम खेल रहा होता है, तभी उसे क्लोजेट के पीछे एक फिगर नजर आती है। स्टीवन धीरे से एली बोलता है और वो फिगर स्लोली अपना सर ऊपर उठाती है। तभी स्टीवन डर जाता है, तुरंत अपनी माँ को जोर से आवाज लगाता है। कीरा भागते हुए रूम में आती है। स्टीवन बताता है उसने एली को देखा। जब ब्रायन क्लोजेट चेक करता है तो अंदर एली का फोन मिलता है, और तब उसे समझ आ जाता है कि कीरा जो बोल रही थी वो सब सच है। अगली सीन में कीरा उस औरत से मिलती है जो इस घर के पुराने ओनर जॉन की बेटी होती है।
वो बताती है कि उसका फादर एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर था जो बाद में डार्क रिचुअल्स और ऑकल्ट चीजों में पागल हो गया था। अपने बेटे को बचाने के चक्कर में उसने एक डेंजरस डीमन को इस दुनिया में लाने की कोशिश की थी। और तभी कीरा को पता चलता है उनका सेलर असल में एक दूसरी डायमेंशन का गेटवे है। उसी टाइम घर में ब्रायन लैपटॉप पर चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर था जो स्ट्रेंज इक्वेशंस और ऑकल्ट सिंबल्स पर काम करता था। ब्रायन को यह भी पता चलता है कि जॉन और उसका बेटा अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। सीन शिफ्ट होता है स्टीवन पर, जो अपने ड्रोन के पीछे पीछे चलते हुए धीरे से सेलर में पहुंच जाता है। जैसे ही स्टीवन नीचे उतरता है वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और अपना ड्रोन उठाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके सामने अंधेरे में एक भयानक डीमन खड़ा होता है। ऊपर कीरा और ब्रायन को अचानक एक अजीब सी हवा महसूस होती है। दोनों को तुरंत समझ आ जाता है कि स्टीवन के साथ कुछ गलत हुआ है। वो पूरा घर सर्च करते हैं लेकिन स्टीवन कहीं नहीं मिलता। तभी कीरा को अचानक अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। दोनों आवाज के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि स्टीवन सेलर की तरफ खड़ा होता है, ऑलमोस्ट जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। स्टीवन का फेस बिल्कुल पेल हो चुका था। कीरा तुरंत उसे ऊपर लेकर आती है और ब्रायन को पानी लाने के लिए बोलती है। जब कीरा स्टीवन का फोरहेड टच करती है तो उसे लगता है कि उसे फीवर है, लेकिन जैसे ही वो उसकी टी शर्ट उतारने लगती है उसके बॉडी पर एक 5 पॉइंटेड स्टार का सिंबल दिखाई देता है और उसके तुरंत बाद स्टीवन अजीब तरीके से काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बार वो नॉर्मल काउंटडाउन नहीं था बल्कि एक काउंटडाउन था। ये देखकर कीरा बुरी तरह डर जाती है और शॉक की बात तो ये थी कि कुछ ही देर बाद ब्रायन भी स्टीवन की तरह वही काउंटडाउन रिपीट करने लगता है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है ब्रायन अचानक बोलता है, ही इज हियर। काउंटडाउन खत्म होते ही सेलर के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। कीरा डरकर टेबल के नीचे छुप जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो भयानक डीमन उसे ढूंढ लेता है। कीरा किसी तरह उसके चंगुल से बचकर भागती है और समझ जाती है कि अगर एली को बचाना है तो उसे सेलर के अंदर ही जाना पड़ेगा। वो हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, लेकिन ये सेलर नॉर्मल नहीं था। कीरा बहुत देर तक चलती रहती है, फिर भी उसका एंड नहीं आता। कुछ देर बाद वो एक लंबी टनल तक पहुंच जाती है। टनल के दूसरी तरफ का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हजारों लोग एक लाइन में खड़े होते हैं और सब लगातार काउंटिंग कर रहे होते हैं। कीरा भीड़ में एली को ढूंढने लगती है और आखिरकार उससे अपनी बेटी नजर आ जाती है। एली जिंदा होती है, लेकिन वो भी बाकी लोगों की तरह ट्रांस में काउंटिंग कर रही होती है। कीरा तुरंत एली को पकड़ती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन पीछे से वही डीमन उनका पीछा करने लगता है। किसी तरह दोनों सेलर के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। जब डीमन उनके बिल्कुल करीब आ जाता है तब कीरा फ्लैशलाइट की रोशनी उसकी तरफ डाल देती है। डीमन कुछ पल के लिए रुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कीरा एली को लेकर बाहर निकल आती है। सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। कीरा को लगता है कि वो अपनी बेटी को बचाकर वापस आ गई है, लेकिन जब वो घर छोड़कर जाने लगती है तब उसे एहसास होता है कि कुछ अब भी ठीक नहीं है और धीरे धीरे सच सामने आता है कि वो लोग उस जगह से कभी निकल ही नहीं पाए थे। आखिरी सीन में एली, स्टीवन और ब्रायन फिर से काउंटिंग शुरू कर देते हैं और सेलर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी डिस्टर्बिंग ट्विस्ट के साथ मूवी खत्म हो जाती है।